आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे पाश्चात्य शिक्षा दर्शन, जो ये आपका फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है। पाश्चात्य शिक्षा दर्शन, तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, ये यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपका सेकंड अध्याय है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपका सेकंड अध्याय ये आपका है, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं पाश्चात्य शिक्षा दर्शन, यानी कि पाश्चात्य विचारधाराओं का जो है शिक्षा में योगदान। ठीक है, तो यहाँ पे इतने टॉपिक आपके हो जाएंगे शिक्षा दर्शन में। ठीक है, यानी कि पाश्चात्य यानी पश्चिमी शिक्षा दर्शन। ठीक है, तो इसमें आपको कितने टॉपिक पढ़ने होंगे तो आप सभी स्टूडेंट को पता है, इसके पहले भी हमने आपको जो है पढ़ा रखा है, तो आप सभी स्टूडेंट जो है रिवीजन कर सकते हैं पहले की क्लासेस में, जो हमने जून का पेपर जो हुआ था। ठीक है, उसमें हमने आपको पूरी की पूरी क्लासेस कवर की हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले स्टूडेंट आप सभी देखेंगे कि आपको आदर्शवाद पढ़ना होगा, प्रकृतिवाद पढ़ना होगा, और यथार्थवाद और प्रयोजनवाद को व्यवहारवाद भी बोला जाता है, और मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद। ये 6 टॉपिक आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं, जो हम आपको 2 बार में पढ़ाएंगे। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, ये 2 टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद जो है यथार्थवाद, ये जो आपका यथार्थवाद है, यहाँ से देखिए आप इस प्रकार, ये यथार्थवाद। ठीक है, ये यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, ये 2 एक साथ में पढ़ाएंगे टॉपिक। और इसके पहले जो फर्स्ट और सेकंड है आदर्शवाद प्रकृतिवाद, ये दोनों एक साथ पढ़ाएंगे। इस प्रकार से पढ़ाएंगे आपको समझ में आए। तो आदर्शवाद ये आप देख सकते हैं आइडियलिज्म। ठीक है, इंग्लिश भी आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। और प्रतिपादक कौन हो जाएंगे तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, प्लेटो है। प्रकृतिवाद रूसो हो जाएंगे, और अरस्तु भी हैं। यथार्थवाद अरस्तु। ठीक है, और प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद, इसमें आप कन्फ्यूजन ना होइएगा, जॉन डीवी हो जाएंगे। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। अस्तित्ववाद सोरेन किर्केगार्ड हो जाएगा, या किर्केगार्ड भी बोला जाता है, और जयापाल सात्रे। ये आपको याद रखना है, इतने नाम आपको याद रखने हैं, और ये इनके प्रवर्तक आपको याद रखने हैं। ठीक है, और महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद जी भी हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। स्टार्ट करती हूँ। और इसके पहले हमने आपको भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का योगदान हमने पढ़ा दिया है, और आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, दर्शन की प्रमुख पश्चिमी विचारधाराओं के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, तो जिसमें आपको आदर्शवाद और यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद कह सकते हो, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, ये सभी जो आपके हैं विचारधाराएं। ठीक है, विचारधाराओं का योगदान के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है दर्शन। ठीक है, तो इसमें आपको जो है इन सभी के अंतर्गत जो है आपको पढ़ना है परिभाषाएं इनकी जानना है आपको आदर्शवाद की। ठीक है, यथार्थ और सिद्धांत भी आपको पढ़ना है, उद्देश्य और विशेषताएं पढ़नी है, पाठ्यक्रम पढ़ना है, शिक्षण विधियाँ पढ़नी है, शिक्षक पढ़ना है, जैसे कि आदर्शवाद शिक्षक, आदर्शवाद विद्यालय, आदर्शवाद अनुशासन, और शिक्षक की देन, आलोचना, पुस्तकें व लेखक। तो सभी में आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। आदर्शवाद मतलब पाठ्यक्रम, या यथार्थवाद का पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम, प्रयोजनवाद का पाठ्यक्रम, इस प्रकार से आपको सारा पढ़ना है। ये इतना कवर करना है आप सभी स्टूडेंट को। यहाँ पे देखेंगे आदर्शवाद, ये जो आपका आदर्शवाद दिया गया है, तो यहाँ पे आपको आदर्शवाद के बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना है, जिसमें आपको आदर्शवाद के बारे में हम बताएंगे डिटेल में। तो ये प्लेटो हो जाएंगे इनके प्रवर्तक। ठीक है, कह सकते हो। आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ये देख सकते हैं, जिसका अर्थ है विचारवाद, जबकि दूसरे रूप में आदर्शवाद से है। ठीक है, दूसरे रूप में आदर्शवाद से है। और आदर्शवाद सर्वप्रथम विचार पर बल देता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। आदर्शवाद जो है विचार पर बल देता है। ठीक है, विचार और आत्मा। ठीक है, और इसके पश्चात पदार्थ पर विचार करता है। आदर्शवाद प्रत्यक्ष आंकड़ों की वैधता को स्वीकार करते हैं। आदर्शवाद अध्यात्म पर बल देता है और उससे अंतिम सत्ता मानता है। अब आपको परिभाषा यहाँ पे देख लेनी है, आप सभी स्टूडेंट को विवरण दी है। रूवेकर के अनुसार देखना है, इस जगत को समझने हेतु मन केंद्रीय बिंदु है। ठीक है, यानी कि मन जो होता है केंद्रीय बिंदु है। इस जगत को समझने के लिए मन की क्रियाशीलता से बढ़कर अन्य कोई वास्तविकता नहीं है। सिद्धांत आप देखिएगा, आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा विचार का सिद्धांत हो जाएगा। आध्यात्मिक मूल्यों का सिद्धांत हो जाएगा। आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य जो है आपको आदर्शवाद के अंतर्गत पढ़ना है। तो इसमें उद्देश्य आपका जो है आत्मानुभूति हो जाएगा, आत्मानुभूति, और दूसरा आपका व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा, पवित्र जीवन की तैयारी करना हो जाएगा, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मूल्य है। ये मूल्य चिंतन है, शाश्वत है, स्थायी है, अपरिवर्तनशील है और सत्य है। इनका निर्माण मनुष्य ने ही किया है, वरन ये पूर्व निर्धारित है। ठीक है, इनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है। ठीक है, वरन ये पूर्व निर्धारित है।
तो ये यदि आपको सेंटेंस आपको दिख जाए, वाक्य दिख जाए, तो आपको ध्यान रखना है आदर्शवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, आदर्शवाद के अंतर्गत आपको पाठ्यक्रम देख लेना है। प्लेटो के अनुसार जो है क्या पाठ्यक्रम होगा, तो बौद्धिक क्रियाएं हो गई, कलात्मक क्रियाएं हो गई, नैतिक हो गए। तो बौद्धिक क्रियाएं के अंतर्गत भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान हो जाएगा। और कलात्मक क्रियाएं कला व काव्य हो जाएगा। नैतिक के अंतर्गत धर्म और आचार शास्त्र हो जाएगा। हर्बर्ट के अनुसार जो है देखना है पाठ्यक्रम आपको, तो मुख्य विषय हो जाएगा, गौड़ विषय हो जाएगा, ठीक है। मुख्य विषय संगीत, साहित्य, इतिहास, कविता, कला। गौड़ विषय यानी सेकेंडरी विषय जो होता है गणित, विज्ञान, भूगोल हो जाएगा। ये आपका आदर्शवाद के अंतर्गत जो है आपका पाठ्यक्रम है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको देखना है विधियाँ। आदर्शवाद के अंतर्गत विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो विधियाँ आपको ध्यान रखना है आदर्शवाद के अंतर्गत विधियाँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है आदर्श के अनुसार शिक्षक बालकों की रुचि योग्यता के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन कर सकते हैं। तो आदर्शवाद के अनुसार जो है शिक्षण विधियों का चयन गुरु जो है कर सकता है, टीचर्स कर सकता है, ठीक है। प्रश्न विधि सुकरात, ठीक है। संवाद विधि प्लेटो, आगमन व निगमन अरस्तु हो जाएगा, ठीक है। और तर्क विधि हीगल हो जाएगा। और निर्देशन विधि हर्बर्ट के द्वारा। खेल द्वारा शिक्षा विधि फ्रावेल हो जाएगा, ठीक है। अभ्यास व आवृत्ति विधि पेस्टोलॉजी। तो ये आपको इतनी आदर्शवाद के अनुसार जो है शिक्षण विधियाँ आपको याद रखनी है, किसने दिया है ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद शिक्षक को आपको देखना है आदर्शवाद के अंतर्गत शिक्षक का क्या महत्व होता है, ठीक है। तो ये देखना है आदर्शवादियों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। यानी कि आदर्शवाद में जो है शिक्षा व्यवस्था को जो है शिक्षकों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान दिया गया है, महत्व दिया गया है। शिक्षक की छत्र छाया में ही बालक का आध्यात्मिक विकास हो सकता है, यानी संभव है, ठीक है। यानी शिक्षक के द्वारा ही जो है बालक का जो है विकास किया जा सकता है, आध्यात्मिक विकास। इसके बाद आपको जो है बालक का महत्व देखना है आदर्शवाद में, ठीक है। यानी कि आदर्शवाद और बालक। तो इसमें आपको देखना है आदर्शवादियों ने शिक्षा में आदर्शों या विचारों को प्रमुख स्थान रखा है, यानी कि प्रमुख स्थान दिया है। आदर्शवादियों के अनुसार बालकों में इन आदर्शों और विचारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देना और उनमें सूझबूझ का विकास करना शिक्षक का परम कर्तव्य होता है। आदर्शवादी शिक्षा में आदर्श या विचारों को सर्वाधिक महत्व देते हैं, यानी कि आदर्शवाद शिक्षा में जो है आदर्श और विचारों को सर्वाधिक महत्व दिया है। वे शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं मानते हैं, यानी बाल केंद्रित नहीं मानते हैं, ठीक है। और आदर्शों, विचारों और शिक्षक की तुलना में बालक का स्थान गौड़ है, ठीक है। इसके बाद आपको विद्यालय देखना है, ठीक है। आदर्शवाद और विद्यालय, यानी कि आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय का क्या महत्व होता है ये भी आपको देखना है। तो आदर्शवादियों ने शिक्षा के लिए विद्यालय को अत्यंत आवश्यक माना है। आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय को भी आदर्श होना चाहिए, यानी कि विद्यालय को भी आदर्श होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के विकास में सहायक हो। विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ पर बालकों को विचार और तर्क करने के लिए जो है पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है, जहाँ सामाजिक गुणों का विकास होता है, जहाँ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गुणों को ग्रहण करने का अवसर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुशासन देख लेना है। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन को अधिक महत्व दिया गया है। आदर्शवाद में जो है आदर्शवाद प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर हैं। वे न तो दमनकारी कठोर अनुशासन के पक्ष में है, क्योंकि दंड और भय से स्थापित किया गया अनुशासन अस्थायी होता है। न ही वे स्वतंत्र अनुशासन में विश्वास करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र अनुशासन से बालक के व्यक्तित्व विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने उच्च आदर्शों से प्रभावित करके उसमें अनुशासन की भावना जागृत करे, जिससे वह अपना आध्यात्मिक विकास कर सके। उनकी टीचर्स को अनुशासन सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थॉमस और लैंग के अनुसार प्रकृतिवादियों का नारा है स्वतंत्रता है, यानी कि प्रकृतिवादी के अनुसार जो है अनुशासन में जो बताया गया स्वतंत्र होना चाहिए बालक, ठीक है। जबकि जो है आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। आदर्शवाद का अनुशासन को महत्व दिया गया है आदर्शवाद में, ठीक है, शिक्षार्थियों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और इसके बाद जो है आप थोड़ा आदर्शवादी शिक्षा की देन को आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेडिंग आपकी एक हो जाएगी जो ये है आदर्शवादी शिक्षा की देन। इसमें आपको क्या देखना है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ लेना है विशेष रूप से, ठीक है। आदर्शवाद ही दर्शन की एकमात्र ऐसी विचारधारा है जो शिक्षा के उद्देश्यों का विस्तृत विवेचन करता है। अन्य दार्शनिक विचारधाराओं द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य संकीर्ण एवं अपूर्ण है। यहाँ पे संकीर्ण लिखा हुआ है, लेकिन यह विचारधारा व्यक्ति को उसके जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित निर्देशन देती है। ये पॉइंट से आपको याद कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं। आदर्शवाद बालक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर बल देता है, यानी कि आदर्शवाद जो है, ठीक है, ये व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर बल देता है। बालकों में आध्यात्मिक विकास करके उसे आत्मानुभूति एवं सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन करने योग्य जो है बनाना चाहता है आदर्शवाद। और ये सारे पॉइंट्स हैं, आप याद करिएगा, एक नज़र में इसको पढ़िएगा। आदर्शवाद यहाँ पे ये पॉइंट देख सकते हैं। आदर्शवाद बालक के लिए ऐसी शिक्षा देने पर जोर देता है जो उनमें श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करे, ठीक है। आदर्शवाद जो है इस प्रकार की शिक्षा देता है कि जो है श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करे, उन्हें आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करे। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम एवं सुंदरतम आध्यात्मिक मूल्य है तथा ये मूल्य चिंतन शाश्वत एवं स्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं। ये सारे पॉइंट्स से आप पढ़ लीजिएगा। आदर्शवाद की शिक्षा प्रक्रिया में अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यानी कि अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तथा शिक्षक को छात्र का सबसे अच्छा मित्र या पथ प्रदर्शक माना गया है। ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आदर्शवाद में जो है यदि पूछा जाए शिक्षक का क्या जो है महत्व है, तो आपको बताना है मित्र, शिक्षक को छात्र का सबसे अच्छा मित्र माना गया है, पथ प्रदर्शक माना गया है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। आलोचना भी दी गई हुई है, इसमें भी आप पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा।
एक पढ़ करके हम बता देते हैं। आज के युग में आत्मानुभूति की बात करना कल्पना लोक में विचरण करने के समान है। ये एक पॉइंट हो जाएगा। और एक आदर्शवादी विचारकों ने शिक्षा में संस्कृत पर जोर दिया, ठीक है, संस्कृत पर जोर दिया और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की अवहेलना की है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिएगा, एक ये पॉइंट आप देख सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा दार्शनिक चिंतन यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम आपको एक बताते चलते हैं, ये जो प्रश्नोत्तरी विधि है, ठीक है, जो विधि आपको बताए थे कि जो है आदर्शवाद में विधियाँ, शिक्षण विधियाँ, तो प्रश्नोत्तर विधि जो सुकरात विधि के द्वारा दी गई है, यह सुकरात विधि भी कहा जाता है, ठीक है, सुकरात विधि भी कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रतिपादक। इसके बाद आपको देखना है शिक्षा में आदर्शवाद का एक उदाहरण यानी प्लेटो, ठीक है, शिक्षा दर्शन है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों में प्लेटो ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डाला है। प्लेटो के शिक्षा दर्शन संबंधी विचार मुख्यतः दो प्रमुख पुस्तकों में दिया गया है, ठीक है। प्लेटो की दो पुस्तकें हैं, एक है आपका द रिपब्लिक, द लॉज में मिलते हैं, ठीक है। प्लेटो की पुस्तकें यदि मिलान में आपसे पूछा जाए तो आपको जो है एक्सप्लेन करना है, अच्छे से बताना है, ठीक है, कि ये प्लेटो की पुस्तक है। और यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका रिपब्लिक यानी कि रिपब्लिक और द लॉज में मिलते हैं, यानी कि रिपब्लिक, यहाँ पे देखिएगा, द रिपब्लिक ग्रंथ साहित्य का एक उत्कृष्ट नमूना है जिसमें शिक्षा व राजनीति, यानी कि जो ये आपका रिपब्लिक है, ठीक है, इस प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में जो है शिक्षा और राजनीतिक से संबंधित विचार संग्रहित है। यदि आपसे पूछा जाए प्लेटो की पुस्तक जो है तो उसमें जो है कौन से शिक्षा से संबंधित है, तो आपको बताना है शिक्षा और राजनीति से संबंधित संग्रह यानी विचार संग्रहित है। और यदि आपसे पूछा जाए द लॉज, तो इसमें आपको बताना है पुस्तक दार्शनिक दृष्टिकोण से लिखी गई है, एक महान पुस्तक है, ठीक है, दार्शनिक दृष्टिकोण, ठीक है, ये आपको बताना है। सॉरी, ये नहीं होगा, ये तो इसी के अंतर्गत है रिपब्लिक। इसमें आपको प्लेटो के बारे में जो है पूरा जीवन के बारे में बताया गया है। इसमें इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपसे रिपब्लिक की पुस्तक में पूछा जाए कि किससे संबंधित है, ठीक है, तो आपको बताना है कि शिक्षा और राजनीति से संबंधित विचार जो है इस पुस्तक में दिए गए हैं, संग्रहित है। यदि द लॉज से पूछा जाए तो इसमें आपको बताना है कि इस पुस्तक में जो है प्लेटो के संपूर्ण जीवन दार्शनिक निष्कर्ष कहा जा सकता है, यानी कि प्लेटो के जीवन से संबंधित जो है विचार सारे उसमें दार्शनिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। व्यवहारिक ज्ञान और दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करता है, व्यवहारिक ज्ञान और दार्शनिक दृढ़ता, नीति संबंधी विचारों की विवेचना भी पाई जाती है, ठीक है, इसमें द लॉज में। इतना याद रखिएगा और अच्छे से कवर करिएगा। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे जो है प्रकृतिवाद, ठीक है, क्योंकि आदर्शवाद आपने पढ़ा, प्रकृतिवाद के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, क्योंकि प्रकृतिवाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक साथ आपको पढ़ने आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकृतिवाद, ठीक है, नेचुरलिज्म, तो ये इंग्लिश भी आपको याद रखना है। प्रकृतिवाद प्रकृति के मूल तत्व मानता है, ठीक है, मूल तत्व मानता है। यह अलौकिक और पारलौकिक ना मानकर प्रकृति की ही पूर्ण वास्तविकता को स्वीकार करता है, ठीक है। ये प्रकृतिवाद और इंद्रियों को जो है आधार मानता है प्रकृतिवाद। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी इंद्रियानुभूत ज्ञान को ही सच्चा मानते हैं, जैसे कि भीम ने आपको बताया। उसके अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। प्रकृतिवादियों के अनुसार सृष्टि में प्रकृति या पदार्थ के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है, ठीक है, प्रकृति या पदार्थ के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है। वे प्रकृति को ही पूर्ण शक्तिमान मानते हैं और उसी के नियमों तथा कार्यकरण संबंध में विश्वास रखते हैं। उनका मत है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से पैदा होती है और उसी में जो है विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करती है। ये भौतिक संसार को सत्य और पारलौकिक जगत को मिथ्या मानती है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, भौतिक संसार को सत्य तथा पारलौकिक जगत को जो है मिथ्या मानती है। यह एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर अत्यंत प्रकृतिवादी थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत सारे देखिए प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थकों में अरस्तु, काम्टे, बेकन, ये सारे आते हैं आपके, ठीक है, अरस्तु, लेमार्क, रूसो, हक्सले। दार्शनिक क्षेत्र में यूरोप की सामाजिक क्रांति ने प्रकृति को जन्म दिया। ये सब आपको पढ़ा, मेन पॉइंट्स आपको पढ़ते चलना है, याद करते चलना है। तो यहाँ पे परिभाषा भी आप एक दो याद कर लीजिएगा। एक मोरले के अनुसार पढ़ सकते हैं, प्रकृतिवादी स्वरूप में प्रेम करना, मानव प्रकृति पर विश्वास, न्याय की कामना और तथा दूसरों पर उपकार करना निहित है। ये चीज़ें आपको याद रखना। रास के अनुसार आप याद कर सकते हैं, प्रकृतिवादी को परिभाषित करना बड़ा कठिन है क्योंकि यह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है, ये परिभाषाएँ हो गई। और यदि आप कहीं दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं तो वो भी परिभाषा याद कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है, और यहाँ से भी परिभाषा आप देख सकते हैं, भी और हैं दो परिभाषाएँ आपकी जो दी गई हुई हैं, थॉमस और लेक के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख सकते हैं। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। जेम्स वार्ड के अनुसार प्रकृतिवाद सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, ठीक है, प्रकृति जो है ईश्वर से पृथक करता है, प्रकृति को, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तित नियमों को सर्वोच्च मानता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। शिक्षा में प्रकृतिवाद के रूप आपको देख लेना है। पदार्थवादी प्रकृतिवाद हो जाएगा, यंत्रवादी प्रकृतिवादी हो जाएगा और जैविक प्रकृतिवादी। ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी आप एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। पदार्थवादी प्रकृतिवाद आप पढ़ लीजिएगा, यंत्रवादी प्रकृतिवाद पढ़ लीजिएगा और जैविकवादी ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ करके बता देते हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए, आसानी होगी आपको याद करने में। यह संप्रदाय पदार्थ को सत्य मानता है तथा बाह्य प्रकृति के नियमों के अध्ययन पर बल देता है। इसके मतानुसार जगत में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित होता है वही सत्य है, ठीक है। मानव को अध्ययन भी पदार्थ जगत के नियमों के अनुसार होता है, मानव की,
यंत्रवादी प्रकृतिवादी विचारधारा यह रूप मनुष्य को एक यंत्र मानता है, मनुष्य जो होता है उसको यंत्र मानता है। प्रकृतिवाद जिस प्रकार यंत्र स्वयं कार्य नहीं कर सकता है, उसको संचालित करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पूर्ण रूप से बाह्य प्रभावों द्वारा संचालित होता है। यह मनुष्य की चेतन तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। इसके अनुसार संपूर्ण संसार भी एक प्राणी विहीन यंत्र है, जिसका निर्माण पदार्थ तथा गति से मिलकर हुआ है और कोई उद्देश्य प्रयोजन या आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। यंत्रवादियों ने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को जन्म दिया है। व्यवहारवाद पशु और मनुष्य क्रियाओं में से कोई भेद नहीं मानता है। जैविक प्रकृतिवाद यह विचारधारा यह रूप विकास सिद्धांत में आस्था रखता है। इसको आप पढ़ते चलिएगा और विशेषताएं आप एक नज़र में इसको देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट। ये विशेषताएं आपकी होगी प्रकृतिवाद के अंतर्गत। तो भौतिक संसार को सत्य ही मानते हैं, इंद्रिय ज्ञान को मुख्य मानते हैं। इसको आप सारा आप इसको पढ़ लीजिएगा। आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं, मानव प्रकृति पर अधिक बल देते हैं, प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन पर अधिक जोर देते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। आप ये दोष भी देख लीजिएगा, सिद्धांत भी देख लीजिएगा। ये दोष हैं, ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षा के दोष। प्रकृतिवादी ने शिक्षा की उपयोगिता को बहुत कम महत्व दिया है, ठीक है, पुस्तकों की अवहेलना करी है। प्रकृतिवादी केवल तत्कालिक उपयोगिता को ही महत्व देता है। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में जो है भाषा, संगीत, साहित्य, कला को ही गौड़ स्थान दिया गया है। तो ये सारे जो है दोष हैं इसके अंतर्गत, तो आप देख सकते हैं। प्रकृतिवादी सिद्धांत आप एक नज़र में देखिएगा। प्रकृतिवादी की मुख्य विशेषताएं हैं ये। सिद्धांत भी आप सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, ये सिद्धांत हैं आपके यहाँ से, विशेषताएं हैं। ये आपकी विशेषताएं हैं। प्रकृति का अनुसरण, बाल केंद्रीय शिक्षा पर बल, ये सारी पुस्तक। उद्देश्य एक नज़र में देखिएगा प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य का क्या महत्व है प्रकृतिवादी विचारधारा यानी दर्शन में। तो यहाँ पे आप देखिए प्रकृतिवादी में शिक्षा में, तो यहाँ पे जीवन संघर्ष के लिए तैयारी करना हो जाएगा। एक बालक का वातावरण के साथ अनुकूलन हो जाएगा। एक जातीय निष्पत्तियों का संरक्षण करना हो जाएगा। पूर्ण जीवन की तैयारी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जो उद्देश्य हैं। व्यक्तित्व का स्वतंत्रता का विकास करना हो जाएगा। प्रकृतिवादी एवं पाठ्यक्रम ये आप पढ़ सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। और इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार ये दिया गया है। निम्न सुझाव दिया है। क्रियाओं के अनुसार शिक्षा के विषयों का निम्न प्रकार सुझाव, मानव क्रियाएं और पाठ्यक्रम। तो स्वास्थ्य संबंधी जो है ये पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। शरीर विज्ञान खेलकूद हो जाएगा। प्राकृतिक भौतिक विज्ञान गणित और भूगोल हो जाएगा पाठ्यक्रम। और गृह विज्ञान, शरीर विज्ञान, बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। और आपका इतिहास समाज संबंधी हो जाएगा। इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकेंगे संस्कृत के संबंधी ठीक है, कला, भाषा, साहित्य हो जाएगा। ये पाठ्यक्रम हो जाएगा इस हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार प्रकृतिवादी शिक्षा में, ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षा में पाठ्यक्रम। इसके बाद आपको देखना है